हेलो एवरीवन। आज अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन का अध्ययन करेंगे। कॉन्जुगेशन के इफेक्ट को अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। एथिलीन जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है जो किसी के कॉन्जुगेशन में नहीं है। 1,3-ब्यूटाडाइन जिसमें C1, C2, C3 और C4 में C1, C2 के 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, वो C3, C4 के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में होने के कारण पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए लोअर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, या कहूं पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए एनर्जी गैप कम होगा, या कहूं इनके होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण इनकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। कितनी है? 217 नैनोमीटर, जबकि एथिलीन की कितनी है? 171 नैनोमीटर। कुछ बुक में इसमें 165 भी शो किया है, कुछ के अंदर 175 भी शो किया। इसका मतलब इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम के कंपेरेटिवली पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए लोअर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप कम होगा। एनर्जी गैप कम होगा तो लेम्डा क्या होगी? ज्यादा होगी। आगे है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कैरेट का, जिसका कलर है ऑरेंज रेड, जिसमें 11 डबल बॉन्ड हैं, वो भी कौन से? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तो इसलिए कहा गया है कि जो कैरेट है वो पॉलीन होती है, कलर्ड होती है। इसका कलर कौन सा होता है? ऑरेंज रेड होता है। इसलिए कहा गया कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, वेवलेंथ का अब्जॉर्प्शन विजिबल रीजन की ओर शिफ्ट होता जाता है। विजिबल रीजन कौन सा होता है? 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर विबजोर। जबकि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी रीजन है वो कौन सा है? 200 टू 400 नैनोमीटर। इसलिए अल्ट्रावायलेट रीजन से कौन से रीजन की ओर? विजिबल रीजन की ओर है, वो वेवलेंथ का अब्जॉर्प्शन है वो शिफ्ट होता चला जाता है। आगे अपन पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन एसाइक्लिक डाइईन। एसाइक्लिक डाइईन का मतलब 1,3-ब्यूटाडाइईन। यहां अपन पहले देखते हैं कि नोड क्या है। जैसे मैंने शो किया है, ये नोड है, वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम या मिनिमम है, जिसके कारण न्यूक्लियस से यहां C1 और C2 की बात करूं, उनके बीच में क्या शुरू हो जाता है? रिपल्सन शुरू हो जाता है, जिसके कारण एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए पाई बॉन्डिंग में कोई नोड नहीं है, जबकि पाई एंटी बॉन्डिंग में एक नोड है। इसलिए एनर्जी किसकी ज़्यादा है? पाई एंटी बॉन्डिंग की। अब जहां नोड और ओवरलैपिंग दोनों वेरी कर रहे हो तो ओवरलैपिंग ज्यादा डोमिनेट है, ये बात ध्यान रखना आप। अब अपन देखते हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइन जो कि मैंने यहां दिखाई है, 1,3-ब्यूटाडाइन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसलिए मैंने पाई 1
पाई 2, ये तो दोनों बॉन्डिंग के, पाई 3 एंटी बॉन्डिंग और पाई 4 एंटी बॉन्डिंग। नोड की बात करूं, नोड है वो n-1 होता है। 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। 3 - 1 2। 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3। ये 4 साई 4 वाला लिया गया। इसका मतलब यहां से इधर जा रहे हैं अपन, नोड की संख्या इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए एनर्जी भी इंक्रीज होती जा रही है। इसलिए सबसे लोवेस्ट एनर्जी का है वो पाई 1 है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी का है वो पाई 4 एंटी बॉन्डिंग। अब अपन बात करते हैं एथिलीन के पाई बॉन्डिंग और 1,3-ब्यूटाडाइन के पाई बॉन्डिंग, या कहूं पाई 1 और पाई 2 की। एथिलीन में कोई नोड नहीं है और 2 ऑर्बिटल के बीच में या 2 लोब्स के बीच में ओवरलैपिंग है, जबकि यहां इनकी बात करें तो इनके 4 कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग है। या कह दूं कि पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 कार्बन पर डिलोकलाइज्ड होते हैं, जबकि इसमें एथिलीन में 2 कार्बन पर ही डिलोकलाइज्ड होते हैं। इसलिए एथिलीन के पाई बॉन्डिंग के कंपेरेटिवली 1,3-ब्यूटाडाइन के पाई 1 की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। अब दूसरा, 1,3-ब्यूटाडाइन का जो पाई 2 है वहां एक नोड है, जबकि एथिलीन के पाई बॉन्डिंग में कोई नोड नहीं है। यहां 2 लोब्स के बीच में ओवरलैपिंग है और यहां भी 2 लोब्स के बीच में ओवरलैपिंग, परंतु 1,3-ब्यूटाडाइन की पाई 2 में एक नोड होने के कारण इसकी एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा हो गई, क्योंकि यहां भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है वो 2 कार्बन पे डिलोकलाइज हो रहे हैं, परंतु यहां 1,3-ब्यूटाडाइन में एक नोड होने के कारण इसकी एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अब अपन बात करते हैं एथिलीन के पाई एंटी बॉन्डिंग और साई 3 एंटी बॉन्डिंग और साई 4 एंटी बॉन्डिंग की। एथिलीन के पाई एंटी बॉन्डिंग में एक नोड है, जबकि एथिलीन के साई 3 के अंदर 2 नोड है। नोड के आधार पर कहें तो 1,3-ब्यूटाडाइन के साई 3 एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, परंतु 1,3-ब्यूटाडाइन के साई 2 और साई 3 के बीच में क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है, जिसके कारण इनकी एनर्जी क्या हो गई? एथिलीन के पाई एंटी बॉन्डिंग के कंपेरेटिवली लो हो गई। अब अपन बात करते हैं पाई 4 एंटी बॉन्डिंग। पाई 4 एंटी बॉन्डिंग में 3 नोड है, जबकि पाई बॉन्डिंग में नोड कितना है? 1 नोड। यहां कोई ओवरलैपिंग नहीं है और एथिलीन में भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है। नोड जितने ज्यादा होंगे एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ये कंसेप्ट समझ में आने के बाद में कि 1,3-ब्यूटाडाइन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि पाई 1 और पाई 2 में मैंने शो किए हैं, तो इसका होमो है वो कौन होगा? पाई 2 होगा। ल्यूमो है वो कौन होगा? पाई 3 एंटी बॉन्डिंग होगा। 1,3-ब्यूटाडाइन के होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप क्या है? कम है। किसके कंपेरेटिवली? एथिलीन के कंपेरेटिवली। इसलिए लैम्डा है वो कितनी ज्यादा हो गई? 217 नैनोमीटर होती है, या एथिलीन के कंपेरेटिवली क्या होती है? ज्यादा होती है।
ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। यहां इस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बीच में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। यदि न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो अट्रैक्शन भी होता है और क्या होता है, रिपल्सन भी होता है। अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, जबकि रिपल्सन है वो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में, या कहूँ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो सकता है। परंतु यहां अपन ने नोड की बात की थी, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में नोड होने के कारण इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। राइट हैंड साइड में मैंने डायग्राम्स है उसको शो करने की कोशिश की है और ये मैंने आपको समझा दिया। आगे देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेशन जितना ज्यादा होगा, होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप उतना ही क्या होगा, कम होगा, लैम्डा उतनी ही ज्यादा होगी। यहां एग्जाम्पल की मैं बात कहूं तो मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, एथिलीन, ब्यूटाडाइन, हेक्साट्राइन, ऑक्टाटेट्राइन। इनमें पाई बॉन्ड की बात करें, एथिलीन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। 1,3-ब्यूटाडाइन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि कॉन्जुगेटेड है। हेक्साट्राइन में कहूं 3 पाई बॉन्ड है जो कि कॉन्जुगेशन में। ऑक्टाटेट्राइन में कहूं कि 4 पाई बॉन्ड है जो कि कॉन्जुगेशन में। और कॉन्जुगेशन में होने के कारण ऑक्टाटेट्राइन में जो होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप है, H होमो L ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप सबसे कम है, जिसके कारण इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। जबकि एथिलीन जो कि अनकॉन्जुगेटेड है उसके बीच में एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है। यदि एनर्जी गैप के रेस्पेक्ट में ऑर्डर की बात कहूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप है A, फिर B, फिर C और फिर D। परंतु वेवलेंथ की बात करूं तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, D की, फिर C की, फिर B की और फिर किसकी होगी, A की। इसका अर्थ यह हो गया कि कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा, होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप उतना ही कम होगा और लैम्डा उतनी ही ज्यादा होगी। आगे है इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन इनोन। अब समझना, एथिलीन वाला अपन समझ चुके हैं, यह है कार्बोनिल। कार्बोनिल में पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहां पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग में शो कर दी। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, तो मैंने N के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। अब है कि इन पाई बॉन्डिंग और N में होमो कौन है, N। होमो है तो ल्यूमो कौन है, पाई एंटी बॉन्डिंग। होमो और ल्यूमो के बीच में ट्रांजिशन किस में हो रहा है, N2 पाई एंटी बॉन्डिंग। इसलिए N2 पाई एंटी बॉन्डिंग की कार्बोनिल के अंदर जो वेवलेंथ शो की गई है वो कितनी है, 280 नैनोमीटर। जबकि पाई 2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन की जो वैल्यू शो की है वो कितनी है, 190 नैनोमीटर। इसका मतलब 2 टाइप के ट्रांजिशन होते हैं कार्बोनिल में, पाई 2 पाई एंटी बॉन्डिंग और N2 पाई एंटी बॉन्डिंग, जिसमें वेवलेंथ कौन से की ज्यादा होगी, N2 पाई एंटी बॉन्डिंग की। अब अपन बात करते हैं इनोन की। इनोन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4। पाई 1 बॉन्डिंग, पाई 2 बॉन्डिंग। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो मैंने नॉन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। इसका मतलब इनोन का होमो है वो कौन हो गया, N।
ल्यूमो कौन हो गया? पाई 3 एंटी बॉन्डिंग। होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप N2 पाई एंटी बॉन्डिंग, या कहूँ N2 पाई 3 एंटी बॉन्डिंग के बीच में एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम है। किसके कंपेरेटिवली बात कर लें? कार्बोनिल के। तो इसलिए वेवलेंथ भी क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब इनोन में भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने के कारण होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है? कम होता है। ये कॉन्जुगेशन का इफेक्ट है, वो किस में शो कर दिया? इनोन में। आगे अपन देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन साइक्लिक डाइईन। मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है जो होमो एन्युलर का है। किसका है? होमो एन्युलर डाइईन। और ये एग्जाम्पल लिया किसका? हेटेरो एन्युलर डाइईन। होमो एन्युलर में दोनों पाई बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट हैं, जबकि हेटेरो एन्युलर में दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है। अब यह है कि दोनों एक ही रिंग में प्रेजेंट होने के कारण इसकी जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो 253 नैनोमीटर होती है, जबकि हेटेरो एन्युलर है उसकी जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो 217 या 214 नैनोमीटर के इक्वल होती है। अब है कि होमो एन्युलर है उसकी लैम्डा में अपसाइलेंट मैक्सिमम है वो लो इंटेंसिटी का होता है, 5000 to 15,000। ऐसा क्यों? क्योंकि होमो एन्युलर में दोनों पाई बॉन्ड सिसोइड फॉर्म में होने के कारण इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस पाई जाती है, जबकि हेटेरो एन्युलर में अपसाइलेंट मैक्सिमम हाई इंटेंसिटी का पाया जाता है, 12,000 to 28,000। क्यों? क्योंकि टर्मिनल एंड हैं उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं पाई जाती। अब आप ये कह सकते हो तो फिर इसकी लैम्डा ज्यादा क्यों है? कि लैम्डा के अंदर हैं जो होमो एन्युलर है उनमें होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप है, या कहूं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, उसमें एनर्जी गैप क्या होता है? कम होता है, जबकि हेटेरो एन्युलर में एनर्जी गैप क्या होता है? कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। इसका मतलब यह हो गया कि होमो एन्युलर और हेटेरो एन्युलर में लैम्डा मैक्सिमम में होमो एन्युलर की ज्यादा होती है, जबकि इंटेंसिटी है वो हेटेरो एन्युलर की ज्यादा होती है। आगे है इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन एक्सोसाइक्लिक। ये एक्सोसाइक्लिक मतलब रिंग है उसके बाहर की ओर जो भी पाई बॉन्ड होता है उसे कहते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, या कहूं एक्सटर्नल एंगल के ऊपर जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है, और रिंग के अंदर होता है उसे कहते हैं एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के कारण अपन जब एक आगे रूल पढ़ेंगे वुडवर्ड फाइजर रूल, तो उसमें इसके लिए अपन लैम्डा मैक्सिमम है वो 5 नैनोमीटर अपन क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों? मैं मेरे अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के कारण जो ये रिंग है 6 मेंबर वो हाफ चेयर में एग्जिस्ट ना कर सके,
इसकी जो वेवलेंथ है उसको कितना नैनोमीटर अपन बढ़ा देते हैं, 5 नैनोमीटर, क्योंकि ये जो 6 मेंबर्ड जो चेयर फॉर्म होती है वो हाफ चेयर में यदि एग्जिस्ट करे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण लैम्डा मैक्सिमम है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए ये जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो उसको हाफ चेयर में एग्जिस्ट नहीं करने देता, जिसके कारण ऐसा होता है। मैं मेरे अकॉर्डिंग ये बता रहा हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट कीजिए, और इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हो। थैंक्स।